नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी साहित्य। दोस्तों, हमने 2 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं और ये हमारा आज का जो वीडियो है वो अध्याय 3 है और जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आदिकालीन स्वतंत्र लौकिक गद्य साहित्य व रचनाएं। और दूसरा बिंदु है आदिकालीन पद्य साहित्य व रचनाएं। और नंबर 3 है आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं व उनके कवि। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने तीसरे अध्याय को, जिसका बिंदु है लौकिक गद्य साहित्य। दोस्तों, लौकिक गद्य साहित्य में जो प्रथम रचना है और जो कवि हैं वो हैं, रचना का नाम है राउल वेल रोड़ा कवि ने लिखी और इनका समय 10वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, तो पहला बिंदु देखेंगे। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रचित मानी गई हैं, यानी यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई थी और मुंबई की प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, नंबर दूसरा बिंदु है हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद मिश्रित रचना चंपू काव्य मानी जाती हैं। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नक्सिक वर्णन पद में तदुपरांत गद्य में किया गया था। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन जो सबसे पहले किया गया था वो इस राउल वेल रोड़ा कवि द्वारा रचित रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य का नक्सिक वर्णन किया गया था। तीसरा बिंदु देखेंगे। हिंदी में नक्सिक वर्णन और श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल नामक रचना से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में नक्सिक वर्णन और श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल नामक रचना से माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन और श्रृंगार परंपरा का जो आरंभ हुआ है वो इस राउल वेल नामक रचना से ही माना जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। और नंबर 4 बिंदु है इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है, यानी इस रचना के जो प्रपत्र हैं या जो कह सकते हैं कि इतिहास के तौर पर सबूत के तौर पर जो हैं वो इसके शिलांकित हैं, वो मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित हैं, यानी मुंबई के म्यूजियम में वो सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये रचना पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के लगभग लिखी या इनका समय 12वीं शताब्दी माना गया है। इसको देखेंगे। नंबर प्रथम बिंदु है पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद 1154 के सभापति पंडित थे, यानी इनका जो समय है वो 1154 ईस्वी है, किसका, महाराज गोविंद चंद का, और ये इनके सभापति पंडित थे। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वो
पंडित दामोदर शर्मा की है और इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया। नंबर दूसरा है, इस रचना के अध्ययन करने से यह मालूम पड़ता है कि उस समय गज़ल पद दोनों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, इस रचना में जब आदिकाल में यह रचना हुई तो उस समय जो है साहित्य में क्या होने लगा था दोस्तों, शब्दकोश सा प्रतीत होता है। और इस रचना को दोस्तों इस रचना के अध्ययन करने से यह मालूम पड़ता है कि उस समय गज़ल पद दोनों कार्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था। यानी जिस समय यह रचना लिखी गई 12वीं शताब्दी के लगभग, उस समय व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था साहित्य में, और तत्सम शब्द होते हैं उनको भी साहित्य में ग्रहण किया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली जो रचना है वो रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, तो इसका बिंदु पहला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका रचना काल 14वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, दूसरा बिंदु है ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे। ये ध्यान रखना है, ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे। और सुमित कुमार चटर्जी ने पंडित बबुआ मिश्रा के द्वारा बंगाल दोस्तों द्वारा देखेंगे इसको नंबर 2 बिंदु को कि ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे और सुमित कुमार चटर्जी ने पंडित बबुआ मिश्रा के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से वर्ण रत्नाकर रचना का प्रकाशन किया था। ठीक, यहाँ किया छूट गया है, किया था कहाँ से, सुमित कुमार चटर्जी ने पंडित बबुआ मिश्रा के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से वर्ण रत्नाकर रचना का प्रकाशन किया था। नंबर तीसरा बिंदु देखेंगे कि इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। इस रचना को मैथिली विश्वकोश भी कहा जाता है। ये दोस्तों वर्ण रत्नाकर जो रचना है यह एक शब्दकोश है और इस रचना को मैथिली विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लौकिक पद साहित्य। ठीक है, तो लौकिक पद साहित्य में जो अमीर खुसरो हैं उनका नाम विशेष है। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। नंबर पहला बिंदु है अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी सन 1255 ईस्वी और संवत 1312 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु सन 1324 ईस्वी और संवत 1381 में हुई थी। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 1381 में ये हुआ जो है ये गलत है, तो क्या होना चाहिए कि 1381 संवत में हुई थी। ठीक है, अगला बिंदु देखेंगे। इनका जन्म गांव पटियाला जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो अबुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया
था। ठीक है दोस्तों, इनकी उपाधि के बारे में जानेंगे। उपाधि, इनको खुसरो सुखन उपाधि मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बुजुर्ग इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अमीर खुसरो को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो खुसरो सुखन उपाधि दी गई थी और 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अमीर खुसरो का उपनाम, यानी अमीर खुसरो को किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक है, और उनकी रचनाओं के बारे में। तो बिंदु देख रहे हो, अमीर खुसरो का उपनाम। नंबर पहला है तुर्क ए अल्लाह। तुर्क ए अल्लाह के नाम से भी जाना जाता था अमीर खुसरो को। और दूसरा है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया है। जाने कितनी बार ये पूछा गया है कि अमीर खुसरो का उपनाम। तो तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती, और तुर्क ए अल्लाह। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, पहली है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, नूह सिफर, नजरान ए हिंद और हालात ए कन्हैया। ठीक है, ये 8 दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। और अमीर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों, तो हम बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ही रचनाएं हैं और उसका अध्ययन करने के लिए आपको पुस्तक की आवश्यकता होगी। और मैं अगली वीडियो में दोस्तों उस पुस्तक का नाम भी बताऊंगा कि किस पुस्तक से आपको हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम इसके विशेष तथ्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है अमीर खुसरो की खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है। ठीक है, यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा के ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो की खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है और यह गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के लिए रची गई थी। ठीक है, दूसरा है अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। यह खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो जो है वो हिंदी के प्रथम खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं और इनको हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना गया है। नंबर 3 है अमीर खुसरो को हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से सन 1819 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से 1819 में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। नंबर 4 है इसी प्रकार का दूसरा संकलन सन 1922 ईस्वी में वज्र रत्न दास ने नगरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से करवाया था। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम जो संकलन था वो 1819 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था और दूसरा 1922 ईस्वी में वज्र रत्न दास ने नगरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से
खुसरो की हिंदी कविता के नाम से इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट पांचवा देखेंगे, 5वां नंबर कि राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना। अमीर खुसरो आदिकाल के मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी दोस्तों। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का अध्ययन करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, आपको आगे चलकर बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों पढ़ने में, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस भी नहीं हुई है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा दोस्तों। चलिए एक बार दोबारा देखेंगे 5वें नंबर को कि राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना। ठीक है, और अमीर खुसरो आदिकाल के मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे नंबर 6 पॉइंट देखेंगे। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन से लेकर बलबन व कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई बादशाहों का ज़माना देखा था। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन, तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लौकिक पद साहित्य की रचनाओं के बारे में। तो प्रथम रचना है ढोला मारूरा दूहा। यह रचना सर्वप्रथम 1443 ईस्वी में कल्लोल कवि द्वारा रची गई थी। यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि द्वारा रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा 1561 ईस्वी में रची गई थी और इसकी भाषा दोस्तों डिंगल भाषा है। ठीक है, अब हम 2 पर आएंगे, कवि विद्यापति। तो पहला पॉइंट है पदावली की रचना 1380 ईस्वी में मैथिली भाषा में की गई और कीर्तिलता की रचना 1403 ईस्वी में और संवत 1460 में हुई थी। नंबर 3 है कीर्ति पताके की रचना 1403 ईस्वी और संवत 1460 विक्रम संवत में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नोट, पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई और कीर्ति पताका और कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अगले बिंदु पर। नंबर 3 बिंदु पर आए हैं, इसको देखेंगे कि विद्यापति को मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनको जयदेव एवं नवकवि शेखर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विद्यापति को मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने वाले मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और इनको जयदेव एवं नव कवि शेखर भी कहा जाता है। ठीक है, ये तिरहू के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और इनके साथ ही ये शैव अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये तिरहू के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और इनके साथ ही ये शैव अनुयायी माने जाते थे। 5वां पॉइंट है, कीर्तिलता पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता एवं गुणग्राहिता का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता पुस्तक में। नंबर 6 है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को दिया जाता है। यानी काव्य में कृष्ण की जो चर्चा हुई है उसका श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। विद्यापति ने ही सबसे सर्वप्रथम हिंदी में कृष्ण काव्य की रचना की। 7वां पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंगी संवाद के नाम से पुकारा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंगी संवाद के नाम से पुकारा है। 8वां पॉइंट, रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है दोस्तों मैं आपको पूरे डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और कोई इतना बड़ा कोर्स नहीं है दोस्तों, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली रचना है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। ठीक है, और पहला पॉइंट है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। इसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है और इसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है वसंत विलास अज्ञात की रचना है और यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हरसाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, रणमल छंद की रचना श्रीधर पाठक व्यास ने सन 1454 ईस्वी में की थी। ठीक है, रणमल छंद की रचना श्रीधर पाठक व्यास ने सन 1454 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, नोट, राउल वेल रोड़ा कवि एक शिलांकित चंपू काव्य माना जाता है। यह गद्य व पद मिश्रित काव्य रचना है। ठीक है, यह गद्य पद मिश्रित काव्य रचना है राउल वेल रोड़ा। अब आगे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, तो कवि स्वयंभू व उनकी रचनाओं का वर्णन करेंगे हम आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में। स्वयंभू दोस्तों आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश साहित्य के तो स्वयंभू की 4 रचनाएं मानी जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पौमचर्यु, दूसरी है रिठ मेणिचर्यु, तीसरी है स्वयंभू छंद और नंबर 4 है पंचमी चर्यु। ठीक है दोस्तों, ये 4 रचनाएं हैं। बिंदु देखेंगे नीचे। स्वयंभू का स्थिति काल 8वीं शताब्दी और 783 ईस्वी स्वीकार किया गया है। यानी 8वीं शताब्दी के लगभग 783 ईस्वी स्वीकार किया गया है स्वयंभू का स्थिति काल। दूसरा पॉइंट है पौमचर्यु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है एवं इस रचना को डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है कि पौमचर्यु की रचना किस कवि ने की, तो स्वयंभू ने की दोस्तों। और पौमचर्यु रचना में किसका वर्णन है, तो भगवान राम का वर्णन है। और
इस रचना को अपभ्रंश की रामायण और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि ने कहा? तो दोस्तों भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण तथा स्वयंभू को अपभ्रंश का कवि माना है। लास्ट पॉइंट है, पयुम चरियु अपभ्रंश की प्रथम कड़वक रचना है जिसमें 7 चौपाई और 1 दोहा है। स्वयंभू के अनुसार पद्रियां वध के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पयुम चरियु अपभ्रंश की प्रथम कड़वक रचना है जिसमें 7 चौपाई के बाद 1 दोहा आता है और स्वयंभू के अनुसार पद्रियां वध के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। पयुम चरियु में 12,000 श्लोक हैं और 5 कांड एवं 90 संध्या हैं। ठीक है दोस्तों, ये पयुम चरियु जो रचना है इसमें 12,000 श्लोक हैं और 5 कांड एवं 90 संध्या हैं। इनमें 83 संध्या स्वयंभू के द्वारा रचित तथा 7 संध्या उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें जो 90 संध्या हैं इसमें 83 संध्या स्वयंभू के द्वारा रचित हैं और 7 संध्या उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले बिंदु की ओर चलेंगे। अगले कवि आते हैं अपभ्रंश के पुष्यदंत। तो इनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पुष्यदंत की 4 रचनाएं मानी जाती हैं। पहली है महापुराण, दूसरी नय कुमार चरियु जिसमें नाग कुमार चरित्र का वर्णन किया गया है। नंबर 3 है जसहर चरियु यशोदा चरित्र, इसमें यशोदा के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। और 4 नंबर पर है कोश ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, नीचे आएंगे। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह प्रारंभ से शैव अनुयायी थे। बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर इन्होंने जैन पंथ स्वीकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ से ये शैव अनुयायी थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर इन्होंने जैन पंथ स्वीकार कर लिया था। दूसरा देखेंगे, इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों की जीवनी घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि महापुराण रचना जो पुष्यदंत की है इसमें 63 महापुरुषों की जीवनी घटनाओं का वर्णन किया गया है। नीचे आएंगे। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा है। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। यह स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। ठीक है दोस्तों, शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा है और महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है दोस्तों। और यह है अपना आप को यानी स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं धनपाल। तो इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना गया है। इनकी प्रसिद्ध रचना भविष्यत कहा है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विक्टर नित्ज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं जो इंदु दोस्तों योगेंद्र की रचना है जो इंदु, और इनका स्थिति काल यानी इनका समय 6ठी शताब्दी है और इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? परमात्मा प्रकाश और योग सार। ठीक है दोस्तों, ये एक ही हैं दोस्तों, सॉरी गलती होगी। ये जो इंदु इनका दूसरा नाम योगेंद्र है। ठीक है, जो इंदु योगेंद्र, और इनका समय 6ठी शताब्दी है और इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है परमात्मा प्रकाश और नंबर 2 है योग सार। ठीक है दोस्तों, अब अगले चरण की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले कवि देखते हैं कौन से हैं। अगले कवि हैं दोस्तों रहमान, अब्दुल रहमान। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ
संदेश रासक है। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित किया गया है और अब्दुल रहमान को अद्दहमान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब्दुल रहमान का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह संदेश रासक है और इनका समय 12वीं शताब्दी के बाद और 13वीं शताब्दी से पूर्व का माना गया है, यानी 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इनका समय निर्धारित किया गया है दोस्तों। और अब्दुल रहमान को अद्दहमान के नाम से भी जाना जाता था। नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे, संदेश रासक एक खंड काव्य है। दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है, उनका ग्रंथ है और यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के वीर्य की कथा वर्णित है। दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के वीर्य की कथा वर्णित है। तीसरा नंबर है, अब्दुल रहमान किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है, तो अब्दुल रहमान है। नंबर 4 पॉइंट है, संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। दोस्तों, श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना संदेश रासक मानी जाती है दोस्तों, जो अब्दुल रहमान की रचना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं, देखते हैं अगला कवि कौन है। तो दोस्तों, अगले कवि हैं राम सिंह। पहला पॉइंट देखेंगे, राम सिंह की प्रमुख रचना पहुड़ दोहा है। राम सिंह की प्रसिद्ध रचना पहुड़ दोहा है और इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी पहुड़ दोहा रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य संसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। दोस्तों, द्वारा देखेंगे दोस्तों इसको कि राम सिंह की प्रमुख रचना पहुड़ दोहा है और इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। दोस्तों, इनकी पहुड़ दोहा रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य संसारिक सुखों की निंदा की गई है और त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति पर फल यानी महत्व दिया गया है। दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं, देखते हैं आगे कौन से कवि आने वाले हैं। दोस्तों, अगले कवि हैं दोस्तों हेमचंद्र। तो पहला पॉइंट है, हेमचंद्र की प्रमुख रचना शब्दानुशासन है। हेमचंद्र की प्रमुख रचना शब्दानुशासन है और इसका समय 12वीं शताब्दी माना गया है। दोस्तों, नंबर दूसरा है, यह गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के आश्रय में रहते थे। नंबर तीसरा है, इनकी प्रसिद्ध रचना शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण है। दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि हेमचंद की जो रचना है शब्दानुशासन वह एक बड़ा भारी व्याकरण है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। दोस्तों, तीनों भाषाओं के शब्द इसमें मिलते हैं दोस्तों शब्दानुशासन में, जो हेमचंद की रचना है। नंबर 4 पॉइंट है, अपभ्रंश में इन्होंने दोहे और पद उद्धृत किए हैं। हेमचंद ने दोस्तों अपभ्रंश में दोहे और पद की रचना की है और उनके द्वारा रचित एक दोहा है, ये लाल हेडरिंग में देख रहे हो आप, कि भला हुआ जू मारिया बाहनी महारा कुंत लज्जेतम तू वयम सी अहू जई भागा धरु एंतु। ठीक है दोस्तों, ये इनका प्रसिद्ध पद या दोहा है। द्वारा देखेंगे इसको कि भला हुआ जो मारिया वाहनी महारा कुंत
लज्जेतम तू वैसी अहू जय भागा धरु एतु। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अपभ्रंश की अन्य रचनाओं पर। ठीक है, तो वररुचि, ये प्राकृत प्रकाश, वररुचि की रचना प्राकृत प्रकाश है। नंबर 2 उद्योतन सूरी कुबले माला, और नंबर 3 है महचंद मुनि दोहा पाहुड़। नंबर 4 है श्रुति कीर्ति हरिवंश पुराण, और नंबर 5 है रैधु, ये पद्म पुराण रचना की, रैधु ने पद्म पुराण की रचना की। और 6 नंबर पर है हेमचंद, हेमचंद ने देसी नाम वाला कोश ग्रंथ, ये देसी नाम माला जो है ये कोश ग्रंथ है, और ये हेमचंद ने लिखा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को शेयर व लाइक करेंगे। दोस्तों हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा दोस्तों, और हम आपके लिए ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे।